जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लाइट विश्व में आप सभी को स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के हम समझने वाले हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। इनमें से समझेंगे हम चार प्रकार के। ठीक है, हमारे पेपर में चार प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले में आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, फिर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न, फिर आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, तो एक बार और समझ लीजिए। क्लास 12th हिस्ट्री पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न समझेंगे, फिर लघुत्तरीय प्रश्न समझेंगे, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ये चार पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप से समझने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न। क्या समझेंगे हम? सबसे पहले समझने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो बोर्ड छोटा है मेरा थोड़ा, तो मैं आपको कॉपी में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों समझो। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? या इसका दूसरा नाम लिख के आ जाता है। इसका दूसरा मृतकों का टीला का दूसरा नाम मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, वहाँ से आप देख लेना पूरे चैप्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आता है कि सिंध का बाग किसे कहते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझो कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो आपको पता होगा सभी को, कनिंघम थे, क्योंकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। आगे समझते हैं। हमारा क्वेश्चन तीसरा है कि एस.आर. राव द्वारा कब एस.आर. राव द्वारा 1955 में किस स्थान पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था? ठीक है, तो R.S. राव के द्वारा 1955 में सबसे 1955 में किस स्थान का उत्खनन किया गया था? तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। तो 1955 में किसका किया गया था? वो था हमारा लोथल। क्या था? लोथल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपको पता होगा, हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इनके चांस बनते हैं आने के। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, एक बार और समझो कि जुते हुए खेत कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। 1955 में किस किस स्थान का उत्खनन हुआ था? लोथर का हुआ था। और इसके बाद समझो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम थे। और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चलो आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सिंधु घाटी के किस स्थल का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किया गया था? सर्वप्रथम किस सभ्यता को खोजा गया था? किस स्थान को खोजा गया था? सिंधु घाटी में किस स्थान को सर्वप्रथम खोजा गया था? उसका उत्खनन सर्वप्रथम किसका किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले स्थान खोजा गया था हड़प्पा, तो उसी का उत्खनन किया जाएगा। ठीक है, आगे समझो कि भारत की प्रथम नागरीय सभ्यता कौन सी थी? मैं आपको ये सभी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने लॉन्ग वीडियो देखा है, अर्थात जो इसका मैं चैप्टर है ईंटें, मनके तथा, यदि उस वीडियो को आपने देखा है, नहीं देखा तो उसको देख लेना। ये सभी क्वेश्चन आपको मुंह जवानी रटे होंगे। ठीक, उसमें मैंने सब पढ़ा रखा। ठीक है, तो भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा थी। कौन सी थी? हड़प्पा थी। ठीक है, आगे समझो। विशाल अन्नागार का सच हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बताओ किससे प्राप्त हुआ है? ठीक है, विशाल अन्नागार का साक्ष्य किस हड़प्पा संस्कृति से, किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है हमें मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब 8वां क्वेश्चन हमारा, मन के या मन का, ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं मन के लिखा रहता है, कहीं कहीं मन का लिखा रहता है, के लिए प्रसिद्ध बस्ती थी। मतलब ये कहाँ से बनाए जाते थे? मन के कहाँ सबसे ज्यादा बनाए जाते? तो सबसे प्रसिद्ध कहाँ से थे? ये चंद्रों से बनाए जाते थे। कहाँ से? चंद्रों से मन के बनाए जाते थे। एक बार और समझो, मन के कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? वो चंद्रों के मन के प्रसिद्ध है। ठीक है, विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से मिले। ये भी आपको याद रखना है। भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता कौन सी थी? तो वो हड़प्पा थी। ये भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी के किस स्थल का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम हुआ? तो वो भी हड़प्पा का हुआ था। आशा करता हूँ आपको 8 नंबर तक समझ में आ गए होंगे। अब हम समझेंगे आगे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? बताओ कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के संस्थापक कौन है, अर्थात लेखक कौन है? वो हैं हमारे एस.एन. राव। कौन? एस.एन. राव हमारे द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी के लेखक हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ? कब मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब आरंभ हुआ? वो हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है, ये थे हमारे बहुविकल्पीय 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको 10 समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से नोट करो, लिखो। ये बोर्ड एग्जाम में 101% यहीं से, यदि कोई इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से 10 में से कोई एक ही पूछेगा। देखा दोस्तों, मैंने आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं। कितने बताए हैं? मैंने आपको टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं। ठीक है, ये 10 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे आने वाले पेपर में। बोर्ड एग्जाम 2026 में 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस तरह मैं अब आपको बताने वाला हूँ अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या बताने वाला हूँ? अति लघुत्तरीय प्रश्न।
तो यदि आपने अभी तक मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं देखा, अर्थात पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं देखा ईंटें मंके तथा अस्थिर, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको हर एक पॉइंट बताया, हर एक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। मैंने ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित ना हो, ठीक है। तो जितने भी आपको मैंने भौतिक प्रश्न बताया ना, मैंने उस वीडियो में सारे पढ़ा रखे हैं। जितने मैं प्रश्न बताऊंगा, जितने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते, आप कोई भी समय पेपर उठा के देखना, उस वीडियो में आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लॉन्ग वीडियो देख लेना, वन शॉट लेक्चर डला हुआ है, उसको देख लेना। अब हम समझते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के। अब हम समझने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न समझते हैं। समझना है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो आइए इन्हें समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थात क्वेश्चन नंबर पहला है कि चंद्रों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। तो आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन पढ़ाया एमसीक्यू में कि मनके बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वो था कौन सा, चंद्रों। तो अभी देखो क्वेश्चन आ गया कि चंद्रों में मनके बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। तो मनके बनाने के लिए बहुत सारे, यदि आपको कोई याद नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सोना, तांबा, कांसे, शंख, जस्पर, सिलखड़ी, पक्की ईंटें आदि का प्रयोग किया जाता था। क्या मनके बनाने में प्रयोग किया जाता था। तो समझो, चंद्रों में मनके बनाने के लिए निम्न पदार्थों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। निम्न मतलब 7-8 प्रकार के पदार्थों का उल्लेख किया जाता है। इनमें ये मनके क्या होते हैं, मनके पत्थर होते हैं। मनके पत्थर मतलब मोती। मनके का यूज कहाँ किया जाता है, माला। आप देखते हो वर्तमान में माला जो पहनते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है मनके। मनके से मोतियां बनाई जाती थी, मोती से मालों में पहना जाता था, ठीक है। तो निम्न जैसे जैसे जस्पर, सेलखड़ी, ये क्या था, पत्थर थे। पक्की ईंटें से, ठीक है, कैलियन से, शंख से, तांबे से, सोने से, कंस से आदि से का उपयोग करके मनके बनाए जाते थे, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि धौलावीरा, क्या धौलावीरा पूरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ये मतलब देखो, पूरा जितने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं 7-8-10 सब मैंने पढ़ा चुका हूँ, वो सभी इंपॉर्टेंट है। कोई अब यहाँ धौलावीरा पूछा गया है, आगे आपसे पूछ लेगा राखीगढ़ के बारे में बताओ, राखीगढ़ के बारे में पूछ लेगा, या फिर कहीं का पूछेगा आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में बताओ, मोहनजोदड़ो नहीं मिलेगा वो चंद्रों के बारे में पूछ लेगा। मतलब कहीं ना कहीं से आपसे एक, जितने भी इनके स्थल उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लेगा। तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। तो धौलावीरा पुरुषोत्तम का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ था। तो समझो, धौलावीरा ये स्थित कहाँ है, कच्छ कारण गुजरात में स्थित है। कहाँ, कच्छ कारण, ठीक है, कच्छ कारण गुजरात में स्थित है धौलावीरा, ठीक है। फिर पूरा स्थल का उत्खनन का, ठीक है, धौलावीरा पूरा स्थल का उत्खनन का सर्वप्रथम 1990 में, कब, 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। देख रेख में उत्खनन कार्य किया गया था। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, याद करना है कि धौलावीरा कच्छ कारण गुजरात में स्थित है का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हमें समझना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो कि कालीबंगा, क्या कालीबंगा पुरस्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ था। यहाँ पर आपसे धौलावीरा का पूछा गया है, आइए प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुका, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जाने कितने बन जाते हैं, पर मैं आपको मोस्ट जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझो, कालीबंगा पुरस्थल के उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो देखो, सर्वप्रथम 1952 में, कब, 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा पुरस्थल की खोज की थी, जबकि बीके थापर, बीवी लाल ने 1961 से 1969 ईस्वी तक इसका उत्खनन कार्य किया था, ठीक है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसकी, कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी, 1952 में। इसका उत्खनन का कार्य किसने किया था, बीके थापर व बीसी लाल ने इसका उत्खनन कार्य किया। कब से कब तक किया, तो 1961 से 1969 ईस्वी तक किया गया था, ठीक है, उत्खनन कार्य किया गया था। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर में पूछता, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, पर मैं आपको 4-5 बता दूंगा जो आपको याद रखना, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान देना, ठीक है। विशाल अन्नागार व स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल अन्नागार व स्नानागार प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प अर्थात और व्यापार था, ठीक है। क्या क्या था, अच्छा देखो समझो, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार क्या था, कृषि था, पशुपालन था, शिल्प था और व्यापार था, ठीक है। ये थे सभ्यता आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार, ठीक है। और मिश्रित फसलें के अवशेष मिले। क्या क्या, मिश्रित फसलें के अवशेष, जैसे जौ और गेहूं एक ही खेत में, मतलब ये तो फिर देखो
आधे मिले हैं जौ और आधे मिले हैं गेहूं, ठीक है। कुछ खेतों में मिले हैं मतलब मिक्स मिले हैं, ठीक है, मिश्रित मिले हैं, कहीं जौ गेहूं गेहूं, ठीक है, ऐसे मिले हैं। तो समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं थी, कौन कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, ये याद रखना है। विशाल अन्नागार स्नानागार यहाँ से मिले थे। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन पशुपालन, व्यापार, कृषि और शिल्प था, ठीक है। और मिश्रित फसल के अवशेष यहाँ से मिलते हैं, ये थी इनकी विशेषताएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहीं पर याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो, आप समझो 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि लोथल का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया? अथवा देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तभी बता रहा हूँ, ठीक है, कि लोथल का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसने किया? ये लोथल पूरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे, कहाँ? नदी याद रखना, भोगवा नदी किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1945 से 1955 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा, रंगनाथ राव के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। एक बार और समझो, लोथल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, अथवा लोथल पुरातत्व की खोज किस वर्ष और किसने की? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य, ठीक, उत्खनन कार्य 1945-1955 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। आशा करता हूँ 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पाकालीन प्रमुख केंद्रों का एवं विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम कौन कौन से, ये नाम लिखो, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है। यह हड़प्पाकालीन सभ्यता, ठीक है, के केंद्रों का विवरण कीजिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्रों का वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना थी, ठीक है। मतलब इनके नाम लिखना। देखो यदि अतिलगुत्री में आता है तो 2 नंबर का आएगा, तो आपको केवल 2 केंद्र के नाम लिखना, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लिख देना, ठीक, और कुछ नहीं लिखना, और बाकी के नहीं लिखना, क्योंकि 2 नंबर पूछेगा। यदि 4 या 5 नंबर में पूछता है तो फिर आपको हड़प्पा के बारे में विस्तृत रूप से लिखना होगा, मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तृत रूप से लिखना होगा, बस इतना ही लिखना था, ठीक है, समझे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल इस प्रकार है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, चंदड़ो, राखीगढ़, रंगपुर, मांडा, बानावली आदि थे, ठीक है। कम से कम 1400 से ज्यादा स्थल है, जिनमें से मैंने आपको जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वही बताता हूँ, ठीक है। हड़प्पा के बारे में तो 101% पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, चंदड़ो, राखीगढ़, रंगपुर, मांडा, बानावली आदि थे, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 6वें नंबर तक का समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां समझो। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि हड़प्पा में सर्वप्रथम किसके द्वारा खुदाई की गई थी? लो बताओ, इतना नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि हड़प्पा में सर्वप्रथम किसके द्वारा खुदाई की गई थी? तो आपको पता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा ही तो खोजा गया था, ठीक है। ये सबसे पहली लाइन मैंने सबसे पहले आपको जो लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, 1 शॉर्ट वीडियो है, उसको देखना, वहाँ से आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, टॉपिक बाय टॉपिक, और ये क्वेश्चन आंसर इनको भी समझना है, ठीक है आपको, कि हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। ये थे हमारे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघुत्रीय प्रश्न, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको अतिलघुत्रीय प्रश्न कितने बताए हैं? मैंने आपको अतिलघुत्रीय प्रश्न बताए हैं 7। कितने बताए हैं? 7, ठीक है। तो ये वही 7 प्रश्न बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे बहुत से क्वेश्चन है, बता सकता था 4-5 घंटे की वीडियो बन सकती थी, बट नहीं, मैंने आपको मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए, ठीक है। तो हमारे ये अतिलघुत्रीय प्रश्न याद करके रखना। इसके बाद हम समझेंगे लघुत्रीय प्रश्न। क्या समझने वाले हैं? अब हम समझने वाले हैं लघुत्रीय प्रश्न। तो आइए उन्हें भी समझते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। चलो आइए उन्हें भी समझते हैं, लघुत्रीय प्रश्न भी समझते हैं। तीसरा टॉपिक लघुत्रीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है, तो ठीक, इसको अच्छे से समझना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करना है, क्या कि इसका पतन कैसे हुआ, ठीक है, उसका विवरण करना है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। सबसे पहला, सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। क्या जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, विनाश हुआ, वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अकाल, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि इसके कारण है। क्या कारण है? प्राकृतिक आपदा में जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आना, आंधी आना, ठीक है, अकाल पड़ जाना, बारिश ना होना, फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाना, और अकाल पड़ जाना, यदि पेड़ कट जाएंगे, बारिश ही नहीं होगी, कोई बीमारी आ जाना महामारी के कारण, मतलब ये सभी पतन के कारण थे, ठीक है। और कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ है, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। तो ये समझो, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अकाल, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है, वो हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण ही इसका विनाश हुआ है। अब हम समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा
कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, अथवा हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। क्या, किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इसका मैं अति लघुत्री में भी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मतलब ये दो क्षेत्र, मतलब दो स्थलों के नाम पूछ रहा है, उनका विवरण पूछ रहा है। तो समझो, सिंधु घाटी की सभ्यता की विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। पहले तो ये समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं। पहला है जैसे हड़प्पा के बारे में हम पढ़ना, कि क्या, हड़प्पा, ठीक है। तो ये स्थान पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। अब दोबारा से आप समझो इसी लाइन को, ठीक है। पंजाब प्रांत, पहले ये समझो, ये पाकिस्तान, पहले देखो जब 1947 में तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। पहले ये पूरा पाकिस्तान और भारत एक था, केवल भारत था, ठीक है। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, ठीक है। पंजाब प्रांत, ठीक है, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, पाकिस्तान के दो ही बड़े जिले हैं, ठीक है, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। तो ठीक है, ये स्थान पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला का, मोंटगोमरी जिला, ठीक है, वर्तमान जो पाकिस्तान में है, ठीक है, में रावी नदी, कौन सी रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में, सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। ये आपको याद रखना, दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। और इसका उत्खननकार माधव स्वरूप वत्स ने 1924 ईस्वी में करवाया। ठीक, किसने, माधव स्वरूप ने सन 1924 ईस्वी में इसका उत्खनन का कार्य करवाया था। ठीक है, ये था पहला स्थान। अब समझ लो दूसरा स्थान। दूसरा स्थान है हमारा मोहनजोदड़ो। क्या, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये देखो मैंने एमसीक्यू में पूछा था ना, वही से आया, ठीक है। कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पहले समझ लो कि मृतकों को टीला कहा जाता है। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह स्थान कहाँ स्थित, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत में, कहाँ, ये हड़प्पा कौन सा प्रांत है, पंजाब प्रांत, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत है, ठीक में। लड़कना जिला कौन सा, लड़कना जिले के सिंधु नदी के किनारे, किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे एक और समझ लो, दो पूछे, मैं 2 3 4 बता दूंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी रहेगी। जैसे ये नहीं दो या तो तीसरा शायद याद रहे आपको। तीसरा है चंद्रों के बारे में समझो। इसकी खोज सन 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मंजुमदार ने की थी। किसने की थी, नानी गोपाल मंजुमदार ने सन 1931 में इसकी खोज की। यह सिंध प्रांत, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और ये भी नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक या व्यापारिक नगरी कहा जाता है, ठीक है। और अन्य स्थल समझ लो, सुतकांगेडोर, लोथर, धौलावीरा, राखीगढ़ आदि इसके अन्य स्थान हैं। पर हमसे 2 ही कहा था, ये प्रमुख केंद्र कहा था, तो प्रमुख केंद्र में आपको 2 3 लिख देना, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ठीक है। आज तक तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं तीसरा क्वेश्चन, आओ समझते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट VIMP क्वेश्चन कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हड़प्पा धर्म का पर संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि दीर्घ उत्तरी, मेरी ये आपको यहाँ याद होगा तो आपको दीर्घ उत्तरी लिखने में बहुत आसानी रहेगा, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि धार्मिक, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे 2 प्रकार 3 प्रकार से आता है, ठीक है। और वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार्मिक विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यदि आपको यहाँ धार्मिक याद है तो वहां पर आप कर पाएंगे। तो समझो, हड़प्पा धर्म, क्या क्वेश्चन देखो इस प्रकार आता है कि हड़प्पा धर्म या सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी या हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, धर्म पर, ठीक है, धर्म पर। अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी लिखिए। मतलब इसका डायरेक्ट यही क्वेश्चन है कि धार्मिक विशेषताएं लिखना है। क्या, धार्मिक विशेषताएं लिखनी है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में से। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है, उसमें से हमें धार्मिक जीवन के बारे में यहाँ बताना है। ये समझो कि सिंधु सभ्यता, क्या, सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। मतलब बहुत से देवी देवताओं की लोग पूजा किया करते थे। इनके धर्म को 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है मृत देवी की उपासना, पशुपति की उपासना और प्राकृतिक पूजा की उपासना। किसकी, प्रकृति पूजा की पूजा, ठीक है। मृत देवी की उपासना, पशुपति की पूजा की उपासना और प्रकृति पूजा। ये मतलब 3 भागों में से बांटा गया। मतलब सबसे जो प्रमुख भाग इनमें से हैं तो, और जैसे लिंग पूजा है, ठीक है, और वृक्ष हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की पूजा है, ठीक है। कहीं कहीं जानवरों की भी ये पूजा करते हैं। मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप समझो, सिंधु सभ्यता के लोग देववादी थे, ठीक है, बहुदेववादी थे। इनके धर्म को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, मृत देवी की उपासना, पशुपति की उपासना, प्राकृतिक पूजा। आगे समझो आप, यहाँ के लोग मृत देवी की पूजा बलि के द्वारा करते थे। किसके द्वारा करते थे, यहाँ के लोग मृत देवी की पूजा बलि के द्वारा करते थे। और बलि में संभवतः नर बलि भी सम्मिलित थी, नर बलि भी सम्मिलित थी, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पृथ्वी देवी, किसकी, पृथ्वी देवी की उपासना करते थे। यहाँ प्राकृतिक पूजा कालांतर में शक्ति पूजा में परिवर्तित हो गई, ठीक है। सब समझो कि यहाँ के लोग पृथ्वी देवी की उपासना करते थे, यहाँ प्राकृतिक पूजा कालांतर में शक्ति पूजा में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा यहाँ के लोग लिंग योनि की पूजा, पशु पूजा
कुबड़ वाला सांड या बैल, नाग पूजा, सूर्य पूजा, ऋषभ देव जी की पूजा करते थे। एक मोड़ पर पीपल की शाखा के बीच नग्न देवी खड़ी है, जिसके सम्मुख आराधक जो भक्त होते हैं घुटनों के बल झुके हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1200 मोहरों, क्या 1200 मोहर पर शिव पशुपति अंकित है। पशुपति अंकित का मतलब चित्रित है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से इसको लिखना है और इसी को पढ़ना है 2 से 3-4 बार, आपको ये याद हो जाएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं कितने, 3। कितने बताए हैं? 3। ठीक है, ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हमारी बारी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का डायरेक्ट पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? डायरेक्ट 10 मार्क्स का पूछा जाता है। मैं वो आप क्वेश्चन बताऊंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो 101% बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो आइए हम उन्हें भी समझते हैं। अब हमें समझना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, क्या नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता बताइए। अथवा हड़प्पा के नगर नियोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें समझना है। इसका आंसर समझो, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना का प्रमुख विशेषताएं है। हड़प्पा के नगर योजना की संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बोर्ड एग्जाम में इसके आने के कम से कम 99% चांस बनते हैं, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा। तो आइए पहले हम इसका आंसर समझते हैं। आइए इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर समझो, हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना तथा वास्तुकला। ठीक है, नगर योजना के बारे में पढ़ना है, तो हम इसको समझते हैं। देखो, इसके 7-8 पॉइंट लिखे हैं, उनको पहले समझना है कि नगर योजना, पहले तो हम नगर योजना ही पढ़ेंगे, फिर भवन निर्माण पढ़ेंगे, फिर सार्वजनिक भवन पढ़ेंगे, विशाल स्नानागार पढ़ेंगे, अन्न भंडार पढ़ेंगे और जल निकास प्रणाली पढ़ेंगे। और पेपर में जल निकास प्रणाली के बारे में कहता है लिखने को, जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको याद रखना है, भूल मत जाना। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और ये तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है कि जल निकास प्रणाली के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो समझो, पहले समझेंगे नगर योजना। नगर योजना क्या था? हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में। दुर्ग का मतलब होता है किला या महल। ठीक है, और दूसरा है निचला हिस्सा। तो पहले हम दुर्ग के बारे में समझते हैं। दुर्ग ये कच्ची ईंटों का चबूतरा हुआ करता था। क्या? कच्ची ईंटों ये कच्ची ईंटों की चबूतर पर बनी होती थी। पहले जैसे देखने का, पहले चबूतरे जिसे हम चबूतरे बने हुआ करते थे। ठीक है, उनके ऊपर ये बना हुआ करते थे, ये कच्ची ईंटों की चबूतरे बनी हुआ करती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा जाया करता था। ठीक है, दुर्ग को दीवारों से घेरा जाया करता था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। आपको ये याद रखना। ठीक है, आप समझो निचला शहर क्या था कि निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ करता था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। ये थे हमारा निचला हिस्सा। और निचला हिस्सा के आगे समझो। ठीक है, निचला शहर का नेक्स्ट पॉइंट है कि समकोण, क्या? समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें हुआ करती थी, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो जाया करता था। ठीक है, जिससे जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति कहा जाता है। दोबारा समझो, समकोण पर एक दूसरे को सड़कें काटा करती थी। क्या? समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटा करती थी, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो जाया करता था। ठीक है, जिसे जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेम्स बोर्ड पद्धति कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है निचला शहर का कि सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। किससे? सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। और निचला शहर का नेक्स्ट पॉइंट है बानावली में, क्या? बानावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले। क्या? पहियों के निशान मिले, गाड़ी के पहियों के निशान मिले। सड़क को पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले। मतलब पहले कच्ची हुआ करती थी, उनको पक्की करने के भी साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। ठीक है, अब मान लो सड़कें बनानी है और इनके पास आपको पता है चैप्टर का नाम ही ईंटें मन के तथा हस्तियां, तो ईंटों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया था। ठीक है, अब हमें समझना है इसके आगे। देखो, नगर योजना के बाद हमारा पॉइंट था भवन योजना। तो भवन निर्माण के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, भवन योजना समझते हैं। भवन निर्माण क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी। किस पर? आंगन पर आधारित थी। किसमें? आंगन पर आधारित हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी हुआ करते थे। ठीक है, अब मजबूती के लिए नींव निर्माण भी की जाती थी। जैसे अब हम बीमें नहीं डालते, नींव रखते हैं जिससे हमारी दीवारें मजबूत बनी रहे, वैसे मजबूती के लिए नींव निर्माण भी किया जाता था। सड़कों के किनारे मकान बनाए जाते थे। ठीक है, जिससे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हुआ करती
थी। ठीक है, ये था भवन निर्माण। इसके आगे समझते हैं। ठीक है, भवन निर्माण का अगला पॉइंट समझो। ठीक है, मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकान जो होते थे, घर जो होते थे, उनको जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। ठीक है, मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रखते थे। ठीक है, सड़कों की ओर खुले रखते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुला करते थे। ठीक है, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रह सके। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाया करते थे। क्या? नालियां बनी हुआ करती थी। ठीक है, नालियों को ढकने के लिए व्यवस्था हुआ करती थी। नालियों को ढकने के लिए फर्श डाल दिया करते थे। क्या? फर्श डाल दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट समझो कि भवन के साथ साथ नालियों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। ठीक है, भवन तो बनाते थे पक्की ईंटों के साथ साथ में नालियों का भी प्रयोग पक्की ईंटों से ही बनाते थे। कई कई लकड़ी से भी नालियां बनाई गई हैं। ठीक है, आप समझो सार्वजनिक भवन क्या था। सार्वजनिक भवन, सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। किसमें? दो भागों में ऊपरी विभाजन किया गया, जिससे ऊपरी हिस्सा में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्सा में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। ठीक है, उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 70 मीटर, कितना? 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक, क्या? ये स्मारक इस काल की संपन्नता का परिचय है। यहाँ पर ही 71 मीटर, कितना? 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 20 स्तंभ थे। कितने? इन्हें जो 70 मीटर लंबा जो कक्ष था, 71 मीटर तो कक्ष लंबा था, इन पर 20 खंबे मिले थे, खंबे खड़े होते, जिन्हें स्तंभ बोला जाता, खंभों के स्तंभ बोला जाता, 20 स्तंभ थे। इसका अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है कि एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान लगाया जाता है, मतलब कल्पना की जाती है कि भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन व सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था। जो मतलब ये 71 मीटर लंबा जो कक्ष था, वो वर्गाकार जो कक्ष था जिसमें 20 स्तंभ लगे हुए थे, उसका उपयोग भवन का उपयोग किया करते थे आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब समझना में विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। विशाल स्नानागार नगर योजना तथा वास्तुकला का नेक्स्ट पॉइंट है विशाल स्नानागार। तो इसे समझो, स्नानागार का जलाशय किले में स्थित हुआ करता था। कहाँ? किले में स्थित हुआ करता था। इसका 11.88, कितना? 11.88 मीटर लंबा व 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा हुआ करता था। इसके तल पर सीढ़ियां बनी हुआ करती थी। ये सीढ़ियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। कैसे? पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। स्नान कुंड, क्या? स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए करते थे। स्नान कुंड के चारों ओर कमरा बना हुआ करते थे। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ करता था, जिससे पानी कुएं में आता था। कुंड के गंदे पानी को निकालने के लिए एक अन्य दरवाजे या द्वार की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाया करता था। ठीक है, अब हमें समझना है विशाल अन्नागार। तो आइए समझते हैं विशाल अन्नागार। तो ये था विशाल स्नानागार। अब समझो अन्नागार, विशाल अन्नागार, भंडार या अन्न भंडार। ठीक है, तो हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले थे, दुर्ग के मार्ग पर, किले के मार्ग पर, राजमार्ग पर 6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं। कितने? 6 पंक्ति वाले अन्न भंडार मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, लंबाई टोटल लंबाई 18 गुणे 7। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था, किस मार्ग से? जल मार्ग से आता था, वो अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था। ठीक है, ये था हमारा अन्न भंडार। आप समझो जल निकास प्रणाली। ठीक, इसके बारे में भाई पेपर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर जाता था। ठीक है, ये सभ्यता नागरिक सभ्यता थी। इन लोगों का जीवन उच्च स्तर था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से शहर से बाहर जाया करता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसका प्लास्टर किया जाता था, जिससे नालियों को कोई नुकसान ना हो। प्लास्टर के लिए चूना मिट्टी जिप्सम का उपयोग किया करते थे। ये थे हमारा पहला क्वेश्चन, दीर्घ का पहला क्वेश्चन कि नगर योजना की विशेषताओं पर उल्लेख करना था। मैंने आपको 7-8 पॉइंट बता दिए, उनको आप अच्छे से याद करना। यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसके बारे में आपको अच्छे से याद करना है। अब हम समझते हैं इसका दूसरा प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, दीर्घ उत्तरी का दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता, क्या? सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विशेषता व रीति रिवाजों का प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विशेषता, क्या? धार्मिक विशेषता व रीति रिवाजों के प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्वों का निरूपण कीजिए, अथवा मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये है हमारा ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर एक सेट में पूछा गया है। ठीक है,
तो ये जो मैंने आपको पहले बताया उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर याद रखना है। तो आइए हम इसका आंसर समझते हैं कि हम यहाँ समझें कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब कुछ भी यहाँ से आ जाए, मतलब ये 7-8 जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, यहाँ से कोई भी आ जाए तो आपको जो आंसर बताऊँगा वही छाप के आना है बोर्ड एग्जाम में, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ठीक है? ओके, तो आओ समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या था, ठीक है? सिंधु सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या था? पहले इसके बारे में समझो कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। पहले तो ये समझो, सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता को विश्व में सम्मुख लाने का श्रेय दयाराम साहनी का है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स का है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। क्या कब डाला था? 1826 ईस्वी में किसने डाला था? चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है? सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था। इसके बाद आगे समझो कि देश विभाजन के कारण, मतलब विभाजन के कारण इसके कुल 1400 स्थलों में 481 स्थल पाकिस्तान में चले गए और भारत में 918 स्थल हैं। कितने? 918 स्थल भारत में और कुछ स्थल अफगानिस्तान में भी हैं। अब हमें समझिए, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझ लिया। अब हमें समझना है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। हमें ये समझना है। सबसे पहले समझेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। चलो समझो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन में सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण व संदर्भ प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृत कर्म व चिकित्सा विज्ञान, ये सारे पॉइंट हमें सामाजिक जीवन के बारे में लिखना होता है, ठीक है? और लघुत्तरी प्रश्न भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, उसका विवरण कीजिए। तो आपको ये समझना है, आपको याद करना, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन है जो, तो एक इतिहासकार हुए, अपने बहुत महान इतिहासकार चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया। तो इतिहासकार गर्नर चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया या बांट दिया। पहला भाग था शिक्षित वर्ग, दूसरा था योद्धा या सैनिक वर्ग, तीसरा था व्यापारिक व दस्तक्षर, ठीक है? चौथा था श्रमिक व कृषक। तो शिक्षित वर्ग थे जो पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है? पुरोहित, चिकित्सा, जादूगर, ज्योतिष आदि हुआ करते थे, वो शिक्षित वर्ग में आ गए। योद्धा व सैनिक वर्ग, जिनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित व अवशेषों से मिलते हैं, ठीक है? दुर्ग जो किले हुआ करते हैं उनमें सैनिक लगे होते, जैसे अवशेष मिलते हैं कि यहाँ योद्धा रहे होंगे, ठीक है? व्यापारिक व दस्तावेज, ठीक है? जो व्यापार किया करते थे, बुनकर, कुम्हार, ठीक है? जो खिलौने बनाकर मिट्टी के, ठीक है? स्वर्णकार, ठीक है? ठीक है? टोकरी बनाने वाले और मछली मारने वाले ये श्रमिक और कृषक वर्ग के थे, ठीक है? ये था उनका सामाजिक जीवन। अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भोजन। क्या? नेक्स्ट पॉइंट हमारा भोजन। गेहूं, चावल, जौ, यहाँ पर तिल होगा। क्या? तिल, मटर, सब्जियां व मांसाहारी भी थे, ठीक है? कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर व मछली का मांस इत्यादि खाया करते थे। इस काल में चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण किया जाता है। वह इन फलों का उपयोग भोजन में किया करते थे। इस प्रकार हड़प्पावासी मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के हुआ करते थे, ठीक है? अब समझो वस्त्र क्या थे? भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहना करते थे, ठीक है? भिन्न भिन्न ऋतुओं में वस्त्र जो थे वो अलग अलग पहना करते थे। महिलाएं और पुरुष के वस्त्र भिन्न भिन्न हुआ करते थे। पुरुष धोती, पगड़ी, कुर्ता एवं महिलाओं में घाघरा व साड़ी पहना करती थी। आप समझो, देखो मैंने एक पॉइंट भी लिख रखा कि चुनिंदड़ों से जो प्राप्त हुआ वो मूर्ति से एक पगड़ी प्राप्त हुई, ठीक है? क्या पगड़ी? जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग थे वहाँ भिन्न भिन्न लोग पगड़ी भी पहना करते थे, कुर्ता, धोती वगैरह ये पहना करते थे। अब समझते हैं अगला पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आभूषण व संदर्भ प्रदर्शन। क्या? आभूषण व संदर्भ प्रदर्शन। स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, ठीक है? स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। वे दोनों ही सौंदर्य प्रदर्शन के सामग्री का प्रयोग किया करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, बाजूबंद, हार, धनी। लोग हाथों में सोने जैसी कीमती व धातु के आभूषण पहना करते थे, जबकि सामान्य लोग तांबे, कांच तथा हड्डियों के बने हुए आभूषण पहना करते थे, ठीक है? आपको अच्छे से इनको लिखना है और समझना है, ठीक है? मनोरंजन समझो। मनोरंजन में क्या? मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियां तथा शतरंज के खेल अनेक मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, ठीक है? इसके अलावा पत्थर सीट की गोलियों से खेला करते थे। खुदाई में पशुओं के मूर्ति, बैलगाड़ी, 2 पहिया वाला तांबे का रथ मिला है। नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि वो लोग हड़प्पावासी नाच गाना भी किया करते थे। आगे समझो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रौद्योगिकी। अब इसे समझो, ठीक है? वे धातु कर्म का निर्माण करते थे। आयक्षों में धातु अलग करते थे, आयक्षों से धातु अलग करते थे। मिश्रित धातु का भी निर्माण किया करते थे, जैसे तांबे में चांदी व टीन मिलाकर कांस्य बना लेते थे। आयक्ष की आपूर्ति राजस्थान प्रांत के खेड़ी, झुंझुने व बिहार प्रांत के हजारीबाग से करते थे। पत्थर से बाट व नाली कर बम बनाया करते थे, ठीक है? चमकदार पत्थरों से वो बाट व नाली का कार बम बनाया करते थे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा मृतक कर्म। हड़प्पा
कल ही नगरों से शमशान के अवशेष मिले हैं। ठीक है, सर जॉन मार्शल के अनुसार इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूर्ण समाधान क्या पूर्ण समाधान या समाधिकार क्या समाधिकार पूर्ण समाधिकार या समाधान। ठीक है, आंशिक समाधिकार या समाधान दया कर्म। ठीक है, या कलश समाधान। ठीक है, पूर्ण समाधान क्या था ये समझो। शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। ठीक है, नोट समझो। हड़प्पा में एक कब्र ऐसी भी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है। शव को ताबूत में रखा गया है जिसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है तथा शव करवट के रूप में था। ठीक है, इसके 2 पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट समझो। तीसरा पॉइंट है कि लोथर से युग्म शव स्त्री पुरुष मिला है, मतलब एक ही ताबूत में दोनों के शव मिले हैं। ठीक है, युग्म शव स्त्री और पुरुष दोनों के मिले। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है जिसका नाम R37 की संज्ञा दी गई। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे एच कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आप समझो आंशिक समाधान क्या है। शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेष को दफना देना, ये था आंशिक समाधान। ठीक है, दय कर्म या कलश 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 समाधान क्या था। दह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा या मतलब अर्थात बर्तन में रखकर दफना देना। अब समझो जैसे किसी की हड्डियां बच जाती हैं, उन्हें मतलब एक कलश में भरकर गंगा नदी में प्रवाह कर देते हैं, अर्थात वही है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान समझ लो कि जड़ी बूटी फल वृक्षों के पत्ते विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल रस व सेवन करते थे। ठीक है, मतलब जड़ी बूटियाँ कैसी थी, जड़ी बूटियाँ फल वृक्षों के पत्ते विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल रस का सेवन करते थे। हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फेन झाग से भी औषधियाँ बनाई जाती थी। शिलाजीत भी उस समय पाई जाती थी। ठीक है, ये इत्यादि चीज़ें थी। ठीक है, अब चिकित्सा विज्ञान में देखो शिलाजीत पाई जाती थी और समुद्र के फेन मतलब झाग से भी औषधि बनाते थे। हिरण के सींग से भी औषधियाँ बनाया करते थे। ठीक है, ये था इनका चिकित्सा विज्ञान। आगे समझते हैं अब हम। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन था वो होता है समाप्त। ठीक है, मैंने आपको ये सारे पॉइंट पढ़ा दिए। सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कर्म, मृतक कर्म, चिकित्सा विज्ञान। लास्ट पॉइंट था चिकित्सा विज्ञान, यहाँ तक हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे इनका आर्थिक जीवन कैसा था। क्या आर्थिक जीवन, तो आइए उसे समझते हैं। आप समझो हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था। देखो सामाजिक जीवन पढ़ चुके, आप समझेंगे आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में देख कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर या उद्योग या माप तौल के बाट आदि हम पढ़ने हैं। ठीक है, पहला समझो कृषि। कृषि में देखो आपको मैंने पढ़ा दिया, आप समझ सकते हैं कि जौ, गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी। इसका उत्पादन फड़वे से तो नहीं मिलता, लेकिन हल्के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। फसल को पसार के काटने के लिए हंसिया का उपयोग किया जाता था। अनाज को ढोने के लिए 2 पहिया वाली बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु माना जाता है। ठीक है, अब समझो पशुपालन। पशुपालन में समझो कि बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, बैल पालते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वे परिचित नहीं थे। वे कुत्ते और बिल्ली पालते थे। साथ ही तोता, मयूर, भालू, चीता, खरगोश, बतख, हिरण आदि के चित्र उनकी मूर्तियों से चित्र अंकित मिलते हैं, परंतु अवशेष नहीं मिलते। ठीक है, उनके कहीं अवशेष नहीं मिले, पर उनके चित्रों से अंकित जरूर, मूर्तियों से चित्र जरूर मिले हैं। ठीक है, ये था उनका पशुपालन। अब समझते हैं व्यापार। अब समझो व्यापार। व्यापार में क्या था, हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे वो व्यापार को अधिक महत्व दिया करते थे। नाम के लिए शीशे की पटरी का उपयोग किया करते थे। चुनिंद्रों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों के लिए एक बाट का प्रयोग कारखाना मिला है, मतलब बाट बनाने की कंपनी मिली है। ठीक है, समाज में अनेक व्यापारी वर्गों के लिए रहते थे, जिनका मतलब समाज में अनेक व्यापारी रहते थे, अनेक वर्ग के व्यापारी रहा करते थे। ठीक है, जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था, जिसमें कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। दूर देशों में जहाज रानी का उपयोग किया जाता था। मतलब जो देखो ये आप हड़प्पा सभ्यता में जैसे लोग रहते थे, इन आपस में व्यापार कर लिया, लेन देन कर लिया, आयात निर्यात कर लिया, कोई बात नहीं। यदि इनको विदेश में व्यापार करना था, कहाँ विदेश में व्यापार करना था, तो इनको जहाज रानी का उपयोग किया करते थे, मतलब पानी वाले जहाज का उपयोग किया करते थे। ठीक है, आगे समझो कि आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, आप समझते हैं कुटीर उद्योग। कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन के अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने में किया जाता था। इस काल में हाथियों के दांत, सीपियों धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। हाथी के दांत से चूड़ियां भी बनाई जाती थी, शंख से भी चूड़ियां बनाई जाती थी। आगे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा माप तौल बाट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा माप तौल बाट। तौल के लिए तराजू व बाट सम्मिलित थे। ठीक है, चिकने पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था। चार्ट, ठीक, चार्ट नामक पत्थर से बाट बनाया जाता था या बाट का निर्माण किया जाता था। सबसे बड़े बाट का वजन 375 ग्राम था और सबसे छोटे बाट का वजन 0.87 ग्राम था। ठीक है, ये था हमारा आर्थिक जीवन, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था, तो आपको मैंने बता दिया। कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग, माप तौल के बाट आदि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में।
अब समझिए आप हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन, ठीक है। तो मैंने आपको एक लघुत्तरी प्रश्न भी पढ़ा दिया है। मृत देवी की उपासना, शिव या परम पुरुष की आराधना, वृक्ष या पशुपति, लिंग पूजा, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। अर्थात धार्मिक जीवन में पढ़ना है ये 4 पॉइंट, ठीक है। मृत देवी की उपासना, शिव या परम पुरुष की आराधना, वृक्ष और पशु पूजा, या लिंग पूजा, ठीक है। तो अब समझो, सबसे पहले हम समझेंगे मृत देवी की उपासना कि हड़प्पा संस्कृति में, संस्कृति का मतलब होता है सभ्यता में, मंदिरों का अभाव था, अर्थात मंदिर थे ही नहीं। उत्खनन में ऐसा कोई भवन नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्ति नहीं हुआ, ठीक है, हुआ जिससे दिवाली मतलब मंदिर की संज्ञा दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु के अनेक नारी की मूर्तियां मिली हैं, क्या अनेक नारियों की मूर्तियां मिली हैं। मृत देवी के अनेक चित्र तबीचों से, मिट्टी के बर्तनों से तथा मोहरे से अंकित हैं, जिसमें से ये पता चलता है कि यहाँ एक मृत देवी की उपासना की जाती थी, यहाँ मृत देवी की उपासना की जाती थी। बट लेकिन याद ध्यान, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिले, भवन नहीं मिले जिस दिवाली की संज्ञा दी सके, यहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला। पर जो इनके जो बर्तन हुआ करते थे, चित्र हुआ करते थे, मोहरे हुआ करती थी, वहाँ से चित्र जरूर मिले हैं, ठीक है। अब हम इसका समझते हैं तीसरा पॉइंट। मृत देवी की उपासना के 2 पॉइंट समझ लिया, अब समझो तीसरा पॉइंट। इस समय मृत देवी की प्रसन्न करने के लिए, मृत देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत, बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों का अवशेष नहीं मिलते, ठीक है। इस काल में मंदिरों के अवशेष ही नहीं मिलते, बट मृत देवी की पूजा की जाती थी। आ गया समझ में। मृत देवी की पता कैसे चला, मतलब कि जो बर्तनों से, मोहरों से जो चित्र मिले, उनसे पता चलता है कि यहाँ कोई मृत देवी की उपासना की जाती थी। आप समझो शिव या परम पुरुष की उपासना, मतलब परम पुरुष या शिव की उपासना। एक देव की मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब कोई एक देव की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे प्रमाणित होता है कि ये लोग शिव की पूजा करते थे। विद्वानों का ऐसा मत है कि यह शिव का प्रागैतिहासिक स्वरूप था, ठीक है। ये शिव या परम पुरुष की आराधना थी, ठीक है। आप समझो वृक्ष या पशु पूजा, प्राकृतिक पूजा, ये समझो। एक मुद्रा पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पेड़ के अवशेष मिलते हैं, जिसे उर्वरक देवी कहा जाता है, क्या जिसे उर्वरक देवी भी कहा जाता है, ठीक है। अनेक मोहरों से पीपल तथा उनकी पत्तियों के चित्रों का अंकन है, जिसमें से ऐसा लगता है कि वे लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल के वृक्ष की पूजा जाता था। वर्तमान में भी पीपल का वृक्ष पूजा जाता है, ठीक है। आप समझो लिंग पूजा क्या था। उत्खनन में प्रस्तार मतलब पाषाण लिंग पूजा समझो, ठीक। उत्खनन में पत्थर के लिंग मिले, कैसे पत्थर के लिंग मिले, जिसमें से अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। कुछ लिंग के शीर्ष गोल आकृति नोकदार, कुछ लिंग 1 या 2 इंच के हैं, कुछ तो 4 फीट के भी मिलते हैं, ठीक है, जिनके अवशेष मिले हैं, ठीक है। हमने धार्मिक जीवन को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन अच्छे से पढ़ लिया। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको सभी 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।